सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ अरहान सैफ़ी एंड यू आर वाचिंग द चैनल फार्मर वर्ल्ड। तो पिछली क्लास में हमने जो है डिस्कस किया था सेल के जो है डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। और वो वीडियो क्या है, लंबी हो गई थी क्योंकि जो है सेल की जो है बहुत सारी थ्योरीज है जो तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो ये सब जो है तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना। अब जो है आगे बात करते हैं किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है ना। तो बने रहना यार आखिर तक, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो भी जो है थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन जो है कोशिश करेंगे हर एक कंसेप्ट को जो है बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब साइटोप्लाज्म की, ठीक है। तो देखो समझना, मैं जो है एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये तुम्हारी सेल है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, जो बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जितना भी जो है फ्लूइड भरा पड़ा है, जितना भी फ्लूइड भरा पड़ा है, उस फ्लूइड को और फ्लूइड के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हो सकता है वो क्या प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकता है वो लाइसोसोम प्रेजेंट हो सकता है वो राइबोसोम प्रेजेंट हो, यानी कि जितनी भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है और वो फ्लूइड के अंदर, हो सकता है कुछ इंक्लूजन बॉडीज हो सकता है कुछ इंक्लूजन बॉडीज हो, यानी कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर कितनी चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। एक तो क्या फ्लूइड भरा पड़ा है, एक तो क्या फ्लूइड भरा पड़ा है, उसे क्या बोलते हैं, साइटोसोल। उसे क्या बोलते हैं, साइटोसोल। जो फ्लूइड भरा पड़ा है यानी कि जितना भी पानी है, जितना भी पानी है, जो फ्लूइड है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है इनको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। और ऑर्गेनेलीज यानी कि ये कुछ ऑर्गेनेलीज यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो समझ में आ रही है बात, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है, उसे बोलते हैं साइटोसोल। और कुछ ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब प्रेजेंट है, उन्हें क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। अब क्या बचा, कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। कुछ क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज होती है। इसकी भी जो है हम बात करेंगे लास्ट में, लेकिन फंडामेंटल क्या याद रखना है कि मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जितना भी पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्लूज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इंक्लूड वेरियस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड देयरफॉर दीज ऑर्गेनेलीज आर रिफर्ड टू एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहते हैं। The cell performs most of the metabolic activities, example glycolysis in cytoplasm। अब ये बात और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितनी भी जो है हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म। हो सकता है उसमें कुछ टूट रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। हो सकता है कोई केमिकल बन रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। टोटल मिला के जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में वो किसके अंदर होती है, सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म, यानी कि उस फ्लूइड के अंदर, उस साइटोसोल के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। बेसिकली साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इन विच सेल ऑर्गेनेली रिमेन सस्पेंडेड। बेसिकली साइटोप्लाज्म तुम ये कह सकते हो वो फ्लूइड है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, सस्पेंडेड होती है। जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेली सस्पेंडेड होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जिसके अंदर जो है अपने भाई बंधु क्या है, घूम रहे हैं। और भाई बंधु क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो क्या है, एक फ्लूइड के अंदर तैर रहे हैं। तो ये पूरा पार्ट जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच का है उसे क्या बोल देते हैं, हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। सबको समझ में आ गया, सिंपल था। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, जितनी भी वाइटल यानी कि बहुत जरूरी बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितनी भी जीवित रहने के लिए रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जीने के लिए जो रिएक्शन होती है वो किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सिंपल सी बात है, बता दिया। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड द साइट फॉर द सेल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मैंने बताया था कि कोई सेल ग्रोथ कैसे करती है, वो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है। कहने की बात यह है,
अगर सेल को ग्रो करनी है, इस सेल को क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, इस सेल को क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड जो है ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, और जितना भी तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या है वो अपने आप को रेप्लिकेट यानी कि डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, वो जो फ्लूइड है वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। इस एक्सपेंड की वजह से मेम्ब्रेन खींचेगी, और मेम्ब्रेन खींचेगी तो साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि सेल का एनलार्जमेंट किसकी वजह से होता है, वो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ की वजह से और एक्सपेंशन की वजह से होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द ऑर्गेनेलीज टू रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। सिंपल सी बात है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, मीडियम है, वो एक जो है फ्लूइड है, एक जो है महासागर है, जिसके अंदर जो है ऑर्गेनेलीज अपने आप को क्या कर रही है, स्विम कर रही है, तैर रही है। सिंपल सी बात है। इट आल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स विद इन द सेल। और सिंपल एक और चीज समझनी है, कोई भी मटेरियल बाहर से जो है अंदर आता है, मान लो उसको न्यूक्लियस तक पहुंचाना है, तो कहीं भी या किसी माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी ऑर्गेनेली तक पहुंचाना है, तो वो कौन मूव कराएगा उसे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर का फ्लूइड ही मूवमेंट कराएगा। यानी कि एलिमेंट्स की मूवमेंट सेल के अंदर ये भी कौन डिसाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिसाइड करता है। सबको समझ में आ गया, सिंपल है। आगे बात करते हैं, फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। मैंने बोला था ना, साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली 3 कंटेंट होते हैं। पहला क्या होता है, फ्लूइड, फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोसोल, और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और मैंने कुछ बोला इंक्लूजन बॉडीज, यानी कि कुछ जो है, इसकी लास्ट में डिटेल में बात करेंगे, साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स भी होते हैं। तो पहला क्या है, साइटोसोल, यानी कि फ्लूइड भरा पड़ा है। साइटोसोल रिफर्स टू फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसे क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। दीज फ्लूइड बाथ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। इस महासागर फ्लूइड के अंदर कौन नहा रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइटोसोल। अब फ्लूइड की कुछ खास बात क्या है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है मैंने बोला किसके अंदर होती है, उस फ्लूइड के अंदर, यानी कि साइटोसोल के अंदर होती है। सिंपल सी बात है। और दूसरा क्या है, साइटोसोलिक प्रोटीन परफॉर्म सिग्निफिकेंट फंक्शन इन सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ग्लाइकोटिक पाथवे। अब देखो, जितनी भी रिएक्शंस मेटाबॉलिक होती है, जैसे एक ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन किसके अंदर होती है, साइटोसोल, यानी कि उस फ्लूइड के अंदर होती है। तो उस फ्लूइड के अंदर कोई भी रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स की। और वो एंजाइम्स किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से। किससे मिलके बन के होते हैं, प्रोटीन्स के। यानी कि वो प्रोटीन्स या एंजाइम सिग्निफिकेंट फंक्शन करते हैं किसमें, किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। तो साइटोसोल यानी कि फ्लूइड के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, यानी कि एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस को क्या करवाते हैं, आगे प्रोसीड करवाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, साइटोसोलिक प्रोटीन्स आल्सो एक्ट एज अ राइबोसोम एंड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। देखो, बहुत प्यारी बात बोली। उस फ्लूइड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उस फ्लूइड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भी कुछ प्रोटीन्स या रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो वो रिसेप्टर या प्रोटीन क्या करते हैं, कोई भी बाहर से कोई हार्मोन या मटेरियल आया, उसको क्या कर देते हैं, अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब उस मटेरियल को हमें डीएनए तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है, न्यूक्लियस या किसी और ऑर्गेनेली तक पहुंचाना है। तो अंदर पहुंचाने का काम किसका होता है, दूसरे प्रोटीन्स का होता है। अंदर पहुंचाने का काम क्या होता है, दूसरे प्रोटीन। और वो प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट है, फ्लूइड के अंदर। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, साइटोसोलिक प्रोटीन्स, यानी कि फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, यानी कि सेल के अंदर के रिसेप्टर है जो इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना। और दूसरा, वो प्रोटीन्स जो है राइबोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राइबोसोम। याद है एक स्ट्रक्चर हमने बात की थी, क्या होता है, राइबोसोम। तो याद रखना, राइबोसोम किससे मिलके बना होता है, राइबोसोम आरएनए से प्लस प्रोटीन से, आरएनए प्लस प्रोटीन। यानी कि जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। तो राइबोसोम जो बना वो किस प्रोटीन से बनता है, वो साइटोसोलिक प्रोटीन, यानी कि उस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन से ही राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। बात समझ में आ गई, सिंपल है। अगला क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। तो साइटोसोल सबको समझ में आ गया, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा पड़ा है उसे क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। दूसरा क्या बोला मैंने, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होंगी, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होंगी। सेल कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज। जैसे वो कौन कौन सी हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लाइसोसोम होती है। इनकी डिटेल में बात करेंगे। हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। सबका एक अपना अपना योगदान होता है जीवन को बनाए रखने के लिए। इसकी जो है डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो ये क्या होती है, सेल ऑर्गेनेलीज फ्लूइड में क्या हो रही है, तैर रही होती है। ठीक है।
दे आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। किसमें प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहली ऑर्गेनेली हम जो पढ़ेंगे, अब साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली की स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया को जो है समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोसोल फ्लूइड के अंदर जो है एक सेल ऑर्गेनेली है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। डायग्राम 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 डायग्राम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पहली बात तो याद रखना, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है ना। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर वाली को क्या बोलेंगे? इनर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखो इनर वाली मेम्ब्रेन में तुम्हें कुछ फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ, तो इन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? जो अंदर की तरफ फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इन फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है ना। तो इनर मेम्ब्रेन बाउंड जो होती है उस पर जो है फोल्डिंग होती है, उस फोल्डिंग को क्रिस्टी बोलते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, कोई दिक्कत? ठीक है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो समझने वाली बात देखो, जो तुम्हें अभी समझना जरूरी है, ठीक है ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसी भी, देखो ये जो तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आके टूट जाता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे के जरिए पायरुविक एसिड में, ठीक है ना। तो जो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, क्या आएगा? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और वो टूट जाता है किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। अब ये पायरुविक एसिड क्या होता है? ट्रांसफर होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे ट्रांसफर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वहां पे इस पायरुविक एसिड को तोड़ा जाता है। वहां पे इस पायरुविक एसिड के छोटे 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 टुकड़े करके उस टुकड़ों में से एनर्जी निकाल ली जाती है। किसी भी चीज को तोड़ रहे हो तो उसके अंदर के एटम्स को तोड़ रहे हो, एटम्स को तोड़ रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ रहे हो, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या भरी पड़ी होती है? एनर्जी भरी पड़ी होती है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज आता है वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है। अब उस पायरुविक एसिड को जब माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली मेम्ब्रेन में उस पायरुविक एसिड के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल दिए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है एनर्जी, और उस एनर्जी को इकट्ठा कर लिया जाता है एक पैकेट की फॉर्म पे। उस पैकेट्स को क्या बोलते हैं? एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में मेन काम क्या चल रहा होता है? एटीपी बनाना। क्या चल रहा होता है? एटीपी बनाना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी कि सेल का बिजली घर कौन है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोलते हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या कर रहा है? एटीपी को बना रहा है। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को जो बनाया जा रहा है किसी सेल के अंदर, वो कहाँ बनाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाया जाता है। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है? एटीपी। एटीपी एक पैकेट्स की फॉर्म है जिसमें एनर्जी इकट्ठा किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सिर्फ इतना ही समझना है कि जो है, और याद रखना पायरुविक एसिड को जो तोड़ा जाता है उसके लिए जो है पायरुविक एसिड, मान लो P4 पायरुविक एसिड जो तोड़ते हैं, उस तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और पड़ती है। यानी कि याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीजन देके ही पायरुविक एसिड को तोड़ सकता है और एनर्जी को निकाल सकता है। कहने की बात यह है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन का काम किसको होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को होता है। यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ के, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनाई जा रही होती है? एनर्जी बनाई जा रही होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। कौन सा रेस्पिरेशन करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एयर यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे एटीपी बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पढ़ लेना। पहली बात तो क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है, सेल ऑर्गेनेली है, डायमीटर याद कर लेना, ये 0.5 से 10 माइक्रोमीटर है, ग्राम नहीं है, क्या है? माइक्रोमीटर है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये तुम रीड कर लोगे सब समझ में आ जाएगा। और मेन फंक्शन, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तुम्हें याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है टू क्रिएट एनर्जी। बात कही ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की हेल्प से वो ग्लूकोज के पायरुविक एसिड जो मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़ के एनर्जी को निकाल लेता है। बात समझ में आ गई? ठीक है,
जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वाला काम करता है, यानी कि वही कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज या पायरुविक एसिड को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। पायरुविक एसिड को कैटाबोलाइज कर रहा है, कैटाबोलिक रिएक्शन मैंने बोला था ना, तोड़ना, और उससे क्या बनाया जा रहा है, एटीपी बनाया जा रहा है, एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म किसका हो रहा है अंदर, पायरुविक एसिड का हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एनाबॉलिज्म क्या बनाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एटीपी बनाया जा रहा है, यानी कुछ चीजें टूट रही होती है और कुछ चीजें बन रही होती है, और उस टूटने बनने से सब्सटेंस को इधर उधर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब एटीपी को बना लिया तो एटीपी को आउटर मेम्ब्रेन से क्या कर देंगे, जो एटीपी बना उसको आउटर मेम्ब्रेन से क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एप्टोसिस, यानी कि सेल जब डिसाइड कर चुकी होती है कि जो है डेथ करनी है। एप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। एप्टोसिस मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, समझ रहे हो ना। जैसे एक प्रोग्राम होता है कि हमें प्रोग्राम में क्या करना है, तो सेल भी डिसाइड कर लेती है, एक प्रोग्राम तैयार कर लेती है कि मुझे अब मरना है, डिसाइड कर लेती है डेथ, सुसाइड करने की डिसाइड कर लिया सेल ने, क्योंकि सेल को जीने का कोई मतलब नहीं है। मान लो कोई जो है सेल क्या कर गई है, कोई चीज़ लूज कर गई है, सेल के पास जो है इतनी ताकत नहीं है कि जीवन रहने का कोई बाकी हो, मतलब सेल ने डिसाइड कर लिया अब डेथ करनी है। तो उसमें मेनली जो सेल ऑर्गेनेली याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, जितने भी स्टेरॉइड वो बनते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में हेल्प करता है। रिएक्शन ऑफ हीम सिंथेसिस, यानी कि आयरन वायरन के सिंथेसिस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। ये सब जो है एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। रेगुलेट करता है सेल्यूलर प्रोलिफरेशन को, ठीक है ना। परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इन लीवर सेल, एंजाइम दैट अलाउ टू डिटॉक्सी। तो इसको समझना है तो समझ लो। क्या ये बोल रहा है कि जो लीवर होती है, लीवर की सेल होती है, ये मान लो कौन सी सेल है, लीवर की सेल है, कौन सी सेल है, लीवर की सेल है, ठीक है। तो लीवर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लीवर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका काम थोड़ा सा बताया, समझना तो समझ लो कि जो लीवर सेल होती है उसके अंदर एक साइकिल होती है, ओर्निथिंग साइकिल। उसमें क्या करते हैं, जो तुम्हारा प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, उसका जब डी एमिनेशन करते हैं, यानी कि उसको तोड़ते हैं तो एमिनो एसिड है, यानी कि लीवर सेल के पास क्या है, एमिनो एसिड है। प्रोटीन के जरिए लीवर सेल के पास क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या आ गया, एमिनो एसिड। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस एमिनो एसिड का डी एमिनेशन करता है। पहले डी एमिनेशन का मतलब क्या है, ये एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया में। किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में, ठीक है ना। अब अमोनिया क्या है, एक टॉक्सिफिक सब्सटेंस है। अमोनिया क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस अमोनिया को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। यही लिखा है कि परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इन लीवर सेल हैव एंजाइम दैट अलाउ देम टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया, अ वेस्ट प्रोडक्ट इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यानी कि लीवर सेल के पास जो प्रोटीन है उसको तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में। ये तो क्या तुम्हारे स्टोमक में चलता है, अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है। अब वो अमीनो एसिड जो है लीवर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में। और ये अमोनिया क्या है, लीवर सेल के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अमोनिया को क्या है, एक अच्छे खासे सब्सटेंस में क्या कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। मेनली किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। यानी कि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए उसका कन्वर्जन जो होता है यूरिया में, वो कहाँ होता है, लीवर सेल के अंदर होता है। और लीवर सेल में भी मेनली कौन सी सेल ऑर्गेनेली इंपॉर्टेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, सब समझ में आ जाए। तो गोल्जी बॉडी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि गोल्जी बॉडी जो है बाद में पढ़ना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो चलते हैं हम कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, क्योंकि उसे समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद गोल्जी बॉडी समझना है। तो अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये भी क्या एक सेल ऑर्गेनेली है या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, इसको भी देखो समझना। मैंने बोला क्या, ये एक सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और बाकी जितना भी फ्लूइड भरा पड़ा है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर तैयार होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, जिसमें हम एक ऑर्गेनेली की डिस्कशन कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो एटीपी को बनाता है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जो है तुम्हारा पूरा एक नेटवर्क होता है। पूरा क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। वो नेटवर्क क्या होता है, पूरा फैला होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि समझ लो सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। रेटिकुलम का मतलब ही होता है जाल, एंडोप्लाज्मिक यानी प्लाज्म के अंदर, यानी कि फ्लूइड के अंदर। ये फ्लूइड के अंदर का क्या है, एक जाल है, ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी क्या होता है, दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक ऐसा प्लाज्म, एक ऐसा रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो,
तो उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक ऐसा रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट ना हो, उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है उसे बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट ना हो उसे बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया। रफ सरफेस किसकी वजह से हो गया, बीच में पत्थर आ गए ना, बीच में क्या आ गए, पत्थर। और वो पत्थर क्या है, रफ पत्थर क्या है, तुम्हारे राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम मैंने तुम्हें बता दिया कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, राइबोसोम मेड अप ऑफ RNA प्लस प्रोटीन। RNA प्लस प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, RNA से और प्रोटीन से। और ऐसा सरफेस जिस पे कोई पत्थर या कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो वो सरफेस कैसा है, बिल्कुल स्मूथ है। बिल्कुल क्या है, स्मूथ है। इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER बोल रहे हैं। तो चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सब मैंने तुम्हें बता ही दिया यार। और काम समझ लो, काम क्या है, काम सिंपल सा है कि देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, तुम्हारे राइबोसोम प्रेजेंट है। मैंने पहले भी बोला था कि राइबोसोम इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। यानी कि राइबोसोम ही क्या बनाते हैं, यहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या बना रहे होंगे, यहाँ पे प्रोटीन बना रहे होंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। और उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। बाकी जो तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कोई राइबोसोम नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं बनेगा। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं तुम्हारा क्या, याद रखना इस बात को, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं तुम्हारा स्टेरॉइड बनाते हैं और लिपिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेरॉइड, लिपिड, फैट, ये सब जो है ये बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है ना। तो एक बार जस्ट रीड कर लो यार, बहुत सिंपल सी बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चैनल होता है, एक जाल होता है मेम्ब्रेन, विद इन द मेम्ब्रेन के अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है यार। ये पूरा एक लंबा जाल होता है जो 3D में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं, दिख रहे हैं ना, ये क्या है, वेसिकल्स है। ये क्या है, वेसिकल्स है। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। फ्लैट एंड सैक्स भी होते हैं, ये देखो फ्लैट सैक्स भी तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। और क्या है, ब्रांच्ड टिब्यूल्स है, कुछ टिब्यूल जो है ब्रांच भी है। देखो ये दिख रहे हैं ब्रांच टिब्यूल, यानी कि ये क्या है, ब्रांच्ड टिब्यूल है। दिख रहा है ना, ब्रांचिंग भी होती है इन पे। देखो एक दूसरा ये ब्रांच आ गया, फिर ये ब्रांच आ गया, तो ब्रांच टिब्यूल भी होते हैं। ठीक है ना। ये पूरा एक जाल प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद इन द सेल मेम्ब्रेन, या सेल के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बता दिया, लैमिना एंड न्यूक्लियर एनवेलप होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुगेदर एक्सटेंड अप टू द सर्फेस ऑफ द सेल। ये पूरे सेल के अंदर फैला होता है, एक्सटेंड कर रखा होता है, कहाँ तक, पूरी सेल के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीसरा टाइप एक और, उसकी बाद में बात करेंगे। तो रफ क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल आ रहे हैं राइबोसोम, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये रफ अपीयरेंस देता है, समझ रहे हो ना, सरफेस के ऊपर जो है पत्थर आ गए। हाँ, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई राइबोसोम नहीं होता है, नॉट कंटेन एनी राइबोसोम, समझ रहे हो ना। और ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बनाता है। वहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। बात समझ में आ रही है। हाँ, दे अराइव इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं। ठीक है ना, स्टेरॉइड हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया, ये सब कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है ना। फिर क्या था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये समझो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, SR। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल नहीं है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको सिंपल सी बात याद रखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर, मसल सेल के अंदर, मसल वाली सेल के अंदर, यानी कि हमारे जितनी भी मसल्स हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, तो उसके अंदर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे ही क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बोल के क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना, सार्कोप्लाज्म इज रिलेटेड विद द मसल। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है इसका कोई लेना देना नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या रफ एंडोप्लाज्मिक। ये स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है, इससे इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है ना, रीड कर लेना, वही लिखा हुआ। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार सिंपल सी बात है, पहली बात तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यही बना रहा है
यानी कि सेल का स्ट्रक्चर डिसाइड यही करा है, क्योंकि ये जाल है। अगर जाल बड़ा होगा तो सेल क्या कर जाएगी, लंबी हो जाएगी, यानी कि सेल इनलार्ज हो जाएगी। अगर जाल छोटा है तो सेल सिकुड़ जाएगी। यानी कि सेल का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन बना रहा है, ये जाल यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। ठीक है ना। इट एक्सचेंज मटेरियल विद द साइटोसोल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये भी क्या करता है, एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि इसकी भी क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है। प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे होती है, तो इधर उधर प्रोटीन सिंथेसिस इधर उधर होती है, तो ये जो है कलेक्ट करके स्टोर कर लिया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक बोला था ना, रफ एंडोप्लाज्मिक क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है, तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड, यानी जितना भी फैट, लिपिड, स्टेरॉइड से रिलेटेड काम है वो कौन संभालेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संभाले। रफ का काम क्या है, प्रोटीन से रिलेटेड है। स्मूथ का काम क्या है, स्टेरॉइड, फैट, लिपिड, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये जस्ट रीड कर लेना, सब यही लिखा हुआ है। ठीक है ना। सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 टाइप का बताया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक अलग क्या है, सार्कोप्लाज्मिक। रफ वाले में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं होता, स्मूथ सरफेस होता है, वो लिपिड, फैट्स, ग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का जो है निर्माण करते हैं। बाकी तुम्हारा क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम है जो मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, गोल्जी बॉडीज की। अब बात करते हैं किसकी, गोल्जी बॉडीज की, क्योंकि गोल्जी बॉडी जो है एंडोप्लाज्मिक के बाद का टॉपिक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद का टॉपिक है। तो आप डिस्कस करते हैं किसके बारे में, गोल्जी बॉडीज के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म करने के बाद जो है हम समझते हैं गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं। ठीक है ना। तो इसको भी जो है सिंपल एक डायग्राम से समझेंगे और बहुत मजा आने वाला है ना। ये देखो, ये सेल थी, ये न्यूक्लियस था, और याद है तुम्हें नेटवर्क जो था उसे क्या बोल लेते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यार। ठीक है ना। 2 टाइप का था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज। ये क्या है, गोल्जी बॉडीज है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज का नाम यार इसलिए है क्योंकि जो डिस्कवर किया था वो गोल्जी कैमिलो बंदा नाम था, साइंटिस्ट जो था वो गोल्जी कैमिलो था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, गोल्जी बॉडीज। तो मेन स्ट्रक्चर जो है इसका दिख रहा होगा, ये जो ट्यूब्यूल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मेन स्ट्रक्चर क्या है इसके, ट्यूब्यूल्स। तो इन ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। एक ट्यूब्यूल जो है इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है ना। तो जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी सिस्टर्नी है। तो इस सिस्टर्नी के कुछ फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। ठीक है ना। तो ये जो है तुम्हारा दिख रहा है जो स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, सिस फेज होता है। क्या होता है, सिस फेज होता है। डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ये तुम्हारा मान लो गोल्जी बॉडी है, इसमें तुम्हारी बहुत सारी क्या सिस्टर्नी है, सारी क्या सिस्टर्नी है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सिस्टर्नी है। और क्या होता है इसमें कुछ फेजेस होते हैं, जैसे ये जो तुम्हारा दिख रहा है ये सिस फेज है। ये क्या है, सिस फेज है। जो स्टार्टिंग का पार्ट दिख रहा है वो सिस फेज है, और जो लास्ट पार्ट दिख रहा है वो क्या है, ट्रांस फेज है। क्या है, ट्रांस फेज है। जस्ट नाम है ये कि सिस फेज है और ट्रांस फेज है। और याद रख लेना कि सिस वाले को कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं, और जो तुम्हारा ट्रांस फेज होता है उसको कॉनकेव फेज भी कहते हैं। जस्ट फॉर डायग्राम से जो दिख रहा है, कॉनकेव फेज को क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज, ताकि पहचान लिया जाए कि ट्रांस कौन सा होता है। और सिस वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेज भी बोलते हैं। और याद रखना जो ट्रांस फेज होता है वो क्या होता है, मैच्योरिंग फेज होता है। एक मिनट, हाँ, जो ट्रांस फेज होता है वो क्या होता है, मैच्योरिंग फेज होता है। अभी डिस्कस करते हैं क्यों जो है इन्हें ये सब बोला जा रहा है। मैच्योरिंग फेज होता है, सब फेज है। ठीक है ना। और जो तुम्हारा सिस होता है वो क्या होता है, फॉर्मिंग फेज होता है। ठीक है ना। सिस वाला क्या होता है, फॉर्मिंग फेज होता है। सिस वाला क्या होता है, फॉर्मिंग फेज। देखो नाम से समझो, फिर से देखो नाम से समझो क्या कहना चाह रहा है। सिस्टर्नी के जो है कुछ पार्ट्स हैं। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला पार्ट है वो क्या है, तुम्हारा सिस फेज है। और वो पार्ट जो मेम्ब्रेन के पास है, वो पार्ट जो मेम्ब्रेन के पास है वो क्या है, ट्रांस फेज है।
यानी कि जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, ट्रांस फेज है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला पार्ट है वो क्या है, सिस पार्ट है। यानी कि सिस फेज को फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और जो ट्रांस पार्ट है यानी कि जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज कहते हैं। अब समझना क्यों कहते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे स्मूथ हो या तुम्हारा रफ हो, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ रहा था, प्रोटीन आ रहा था। तो वो प्रोटीन क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का एक पैकेट आया, उस पैकेट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रोटीन जो बना उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, फॉर्मिंग फेज, सिस फेज। फॉर्मिंग फेज इसलिए कहते हैं, मान लो उस प्रोटीन में कुछ कमी है, किसी बॉन्ड की, या कोई सल्फाइड बॉन्ड हो गया, किसी भी चीज की कमी है, कोई पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, तो उस बॉन्डिंग को कौन करता है, ये तुम्हारा जो गोल्जी एपरेटस है, उसमें जो सिस फेज है यानी कि फॉर्मिंग फेज है, वो उस प्रोटीन की अच्छे से क्या करता है, पैकेजिंग करता है। समझ रहे हो ना। ऐसे समझ लो कि कुछ काम जो है घर पे हुआ, कोई काम क्या है घरों पे हुआ, जितने भी घर थे सबने जो है एक फैक्ट्री में जो है जमा कराया, तो जो घर थे वो कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, जो अपना सामान जो है कहाँ पे भेज रहे हैं, फैक्ट्री में भेज रहे हैं। यानी कि फैक्ट्री क्या है, यहाँ पे गोल्जी एपरेटस है। तो गोल्जी एपरेटस वो फैक्ट्री क्या करती है, उन मटेरियल को चेक करती है, उसमें कोई कमी है तो उसे ठीक करती है, और उसके बाद उसकी अच्छे से जो है पैकिंग करके क्या कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है जहां भी उसकी जरूरत होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बना, या तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर स्मूथ वाला है तो वो क्या बनाता है, स्टेरॉइड बनाता है, फैट बनाता है, लिपिड बनाता है। तो ये जितने भी प्रोटीन या लिपिड्स होते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं वो किसको भेज देते हैं, गोल्जी बॉडी के। गोल्जी बॉडी के किस पार्ट को भेजते हैं, सिस फेज को। सिस में कौन सा क्यों बोल रहे हैं, फॉर्मिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है, अच्छी खासी जो है पैकेजिंग होती है। बीच में तुम्हारा मीडियल सिस्टर्नी होता है, इनके पास में क्या हो जाती है, अच्छी खासी पैकेजिंग हो जाती है। और फाइनल वाला जो तुम्हारा ट्रांस फेज है, वहां पे उसे पहुंचा दिया जाता है, और वहां पे एक बार रीचेक कर लिया जाता है, और जैसे दिखता है बढ़िया से उसके पैकिंग करके ट्रांसफर कर देते हैं किसकी फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में। अब ये प्रोटीन हो गया या तुम्हारा लिपिड हो गया, ये क्या है, मैच्योर्ड फॉर्म में, यानी कि बढ़िया से। समझ रहे हो ना। पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था वो ऐसे ही बनाया था, लेकिन अब इसकी अच्छे से पैकेजिंग किसने कर दी, गोल्जी बॉडी ने। तो गोल्जी बॉडी का काम ही क्या होता है, पैकेजिंग करता है किसकी, प्रोटीन्स और लिपिड की, और फिर उसको वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है। अब ये वेसिकल आता कहाँ से, ये सिस्टर्नी अपने आप में टूटने लग जाती है, और ये सिस्टर्नी टूट के ही क्या बना लेती है, पैकेट्स बना लेती है, और उस प्रोटीन्स या तुम्हारे लिपिड को पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर सेल में जरूरत है तो सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर आउटसाइड द सेल है तो आउटसाइड द सेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो गोल्जी बॉडी का सिंपल से दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं, दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, जो तुम्हें याद रखने ही रखने हैं, दो काम तो तुम्हें याद रखने, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है ना। ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं प्रोटीन की पैकेजिंग को, ठीक है ना। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रहा है उसकी अच्छी खासी पैकेजिंग को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। और ग्लाइकोसाइडेशन किसे कहते हैं, लिपिड की पैकेजिंग को। यानी कि जो भी लिपिड जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है उसकी पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी होती इसलिए है क्योंकि वो वेसिकल्स की फॉर्म में टूट के उन प्रोटीन्स की पैकेजिंग को क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि गोल्जी बॉडी क्या होती है। तो पढ़ लेना यार, वही सब है कि गोल्जी बॉडी में क्या होती है, सिस्टर्नी होती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, सिस फेज होता है, ट्रांस फेज होता है, मीडियल फेज होता है, ठीक है ना। तुम बस रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा। वही मेन काम क्या होता है, मॉडिफाई, स्टोरिंग, पैकेजिंग। कोई भी कमी है तो उसको मॉडिफाई करके पैक करके जो है भेजा जाता है। मॉडिफिकेशन प्रोटीन की जाती है। कोई सल्फर नहीं है तो सल्फर ग्रुप लगा दिया, सल्फोनेशन किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेसिकल प्रोवाइड किया जाता है। फॉस्फोराइलेशन, अगर मान लो फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। स्पिंडल फॉर्मेशन, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, मूवमेंट के लिए वाटर दे दिया। तो ये सब क्या है, गोल्जी बॉडी के काम होते हैं। तो सबको समझ में आ गया, सिंपल सा है। सिंपल सा क्या समझना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी सब्सटेंस बनाया वो गोल्जी बॉडी को भेज देता है, और गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसको चेक करता है, उसको मॉडिफाई करता है, और उसकी पैकेजिंग करके क्या कर देता है, अगर सेल के अंदर जरूरत है तो सेल में ट्रांसफर कर देता है, आउटसाइड द सेल ट्रांसफर जरूरत है तो आउटसाइड द सेल ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना। तो यार क्लास अब लंबी हो रही है, तो लाइसोसोम और जो बाकी पार्ट बचे हैं वो क्या है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तब तक यार पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, ऑल द बेस्ट।